स्टॉप राइट देयर टीचर्स। अगर आप अभी भी पुराने तरीके से लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपका क्लासरूम पीछे छूट रहा है। NEP 2020 कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, एक पूरा सिस्टम रिबूट है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बदलाव को बिना किसी हेडेक के, बिना किसी टेंशन के क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वेलकम बैक एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। द एजुकेटर्स प्लेबुक। जी हाँ, शुरू करते हैं बड़े पिक्चर से। आपका क्लासरूम अब एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम बन गया है। CBE कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब है आपको अपने करिकुलम मैप, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज और लेसन प्लान को डायरेक्टली लेटेस्ट CBSE गाइडलाइन के साथ सिंक्रोनाइज्ड करना होगा। ये प्रेजेंटेशन आपका विजुअल गाइड है ही, साथ ही साथ अलाइनमेंट को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करने में आपकी मदद करेगा। द कोर शिफ्ट फ्रॉम रोट टू कॉम्पिटेंसी। देखिए, पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम, उनके गोल, फोकस, पेस और असेसमेंट कैसे होते थे, और अब CBSE के जो न्यू गाइडलाइंस है, CBE में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो है उसमें क्लासरूम का गोल, फोकस, पेस और असेसमेंट डिफरेंट होगा। NEP के मैंडेट डिमांड करते हैं एक बड़ा शिफ्ट, रोट लर्निंग टू कॉम्पिटेंसी, जहाँ पे फोकस होता है व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू। ट्रेडिशनल जो मेथड था क्लासरूम का, उसमें जो गोल था वो फोकस करता था व्हाट स्टूडेंट्स नो, लेकिन जो अभी है CBE क्लासरूम, वो फोकस करेगा व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू। हमें फिक्स टाइम स्पेंड मैट्रिक्स और हाई स्टेक्स सॉर्टिंग से आगे बढ़कर मास्टरी बेस्ड पेसिंग और फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक असेसमेंट की तरफ चलना होगा। तो ये जो मेजर डिफरेंस है, इसको आपको समझना है और उसके हिसाब से अपने क्लासरूम को कन्वर्ट करना है, क्लासरूम को चेंज करना है। जो पहले आप करते आ रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है ये CBE क्लासरूम। ये CBE इंजन एक्चुअली कैसे काम करता है, ये 3 स्टेप कंटिन्यूस लूप होल है। सबसे पहला है स्टेप 1, अपने करिकुलम को रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट से जोड़िए, क्योंकि रियल वर्ल्ड करिकुलम दिया गया है। ग्राउंडिंग सब्जेक्ट्स इन रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट रेलिवेंट टू डेली लाइफ एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। जो भी आप अपना टॉपिक जो भी पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, तो उनको रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट से रेलिवेंट, जो डेली लाइफ से संबंधित या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट में उनको काम दे, इस तरह से उसको कनेक्ट करना है। दूसरा स्टेप है एक्टिव टीचिंग, एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू लर्न एक्टिवली रादर देन लिसनिंग पैसिवली, सपोर्टेड बाय कंटिन्यूअस टीचर्स फीडबैक। जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्रेडिशनल जो क्लासरूम होती थी पहले, उसमें टीचर बोलते थे, बच्चे सुनते थे, नॉलेज लेते थे। लेकिन अब लर्निंग बाय डूइंग वाला जो है मेथड, उसके थ्रू बच्चों को सीखना है। चिल्ड्रन शुड बी एक्टिव ड्यूरिंग टीचिंग। बच्चे खुद इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा सीखेंगे, रादर देन लिसनिंग पैसिवली। तो बच्चों को एनकरेज कीजिए, खुद डिस्कवर करें, ना कि सिर्फ सुनते रहें। एंड जो थर्ड स्टेप है, ऑथेंटिक असेसमेंट इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि आपने पढ़ाया, बच्चे सीख रहे हैं, फिर उसे असेस भी तो करना है। तो ऑथेंटिक असेसमेंट इम्प्लीमेंट कीजिए जो एप्लीकेशन को मेजर करें, ना कि स्टैंडर्ड मेमोराइज। कई बार बच्चों को पता होता है इसकी डेफिनेशन ये है, ये ऐसे काम करता है, वो रट लेते हैं, लेकिन उसे वो कितना समझ पा रहे हैं, कितना वो अप्लाई कर पा रहे हैं, उसके आधार पर असेसमेंट करना है। नॉट जस्ट पेन पेपर टेस्ट। सिर्फ पेन पेपर जो टेस्ट स्टैंडर्ड होते थे, उसमें हम उनका नॉलेज टेस्ट करते थे, उनको मार्क्स दे देते थे। अब जो है प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट करना है आपको। नेक्स्ट है FLN गेटवे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। उसके माध्यम से बच्चों को हम 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाएंगे। यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल बेस लाइन है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय क्लास 3, क्योंकि क्लास 2 तक, नर्सरी टू क्लास 2 तक जो है वो
बच्चों को केवल एक कंफर्टेबल स्कूल बैकग्राउंड दिखाना है। क्लास 3 ऑनवर्ड्स जो है वो हम उनको टीचिंग और एग्ज़ाम और ये सब शुरू करेंगे। तो अगर लेफ्ट बैंक पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं है, देखिए पिक्चर में लेफ्ट बैंक और राइट बैंक बनाया गया है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेन। तो अगर लेफ्ट बैंक पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बेसिक मैथ्स क्लियर नहीं, तो स्टूडेंट्स राइट बैंक के 21st सेंचुरी स्किल जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आप देख रहे हैं कि एक ब्रिज है, क्लास 3 जो है वो एक तरह से एक ब्रिज है, जहाँ पे अगर बच्चे की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो वो आगे फ्यूचर क्रॉस नहीं कर पाएगा, फ्यूचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फाउंडेशन क्या है वो लेफ्ट बैंक में देखिए, एबिलिटी टू रीड सिंपल सेंटेंसेस। FLN क्या मतलब है? फाउंडेशनल लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि बहुत हाईली क्वालिफाइड हो, बेसिक जो है लिटरेट होना चाहिए लैंग्वेज में। एबिलिटी टू रीड सिंपल सेंटेंसेस विद मीनिंग। और न्यूमरेसी क्या है? एबिलिटी टू सॉल्व बेसिक मैथ्स प्रॉब्लम। तो ये दोनों चीज़ें अगर उनकी मजबूत हैं तो फ्यूचर में मीनिंगफुल लर्निंग इन हायर क्लासेस उनकी होंगी। 21st सेंचुरी स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस उनके लिए आसान होगी। तो FLN सबसे बड़ा गेटवे है। अगर इसको हमने इग्नोर किया तो एडवांस कॉम्पिटेंसीज तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। द न्यू बुक शेल्फ, फाउंडेशनल ग्रेड्स 1 and 2। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्रेड नर्सरी से लेके अभी नर्सरी से क्लास ग्रेड 2 तक आप कह सकते हैं फाउंडेशनल माना गया है। फाउंडेशनल अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, उसमें बच्चों को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्लास 1 और 2 से। उसके पहले नर्सरी, PS1, PS2, प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, वहाँ पे बच्चों के कोई एग्ज़ाम नहीं है, बट उनको केवल एक स्कूल के माहौल में एडजस्ट कराया जाएगा। उनको ABCD नहीं रटाई जाएगी, उनको बल्कि टिफ़िन कैसे खोलना है, शू लेसेस कैसे बांधना है, मतलब जो बेसिक स्किल्स हैं वो सारा माहौल उनको दिया जाएगा। तो और अगर लर्निंग जो कुछ भी कराना है, जैसे A फॉर एप्पल है, तो उसके भी तरीके अलग हैं। खैर वो टॉपिक हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक अलग वीडियो मैं बना दूँगी अगर आपको चाहिए तो अब देखिए लैंग्वेजेस के लिए हमारे पास हैं सारंगी, मृदंग एंड शिहान, ये लैंग्वेज के लिए है। न्यूमरेसी के लिए है जॉयफुल मैथमेटिक्स, मतलब मैथ सिखाया जाएगा जॉयफुल वे में। ये सिर्फ नए टाइटल नहीं हैं, इनका टेक्स्ट लेआउट और कंटेंट स्पेसिफिकली प्ले बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए इंजीनियर किया गया है या डिज़ाइन किया गया है। अब द न्यू बुक शेल्फ, ट्रांजिशनल ग्रेड्स, इसके जो मेन हाइलाइट्स हैं, जैसे ही आप देखिए स्टूडेंट्स ग्रेड 3 और 6 में ट्रांजिशन करते हैं, मटेरियल और इवॉल्व होता जाएगा। ग्रेड 3 के हाइलाइट्स में है आवर वंडरस वर्ल्ड, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ के लिए है बांसुरी, आर्ट्स के लिए। इसी तरह ग्रेड 6 में क्यूरियोसिटी जो है वो कंसेप्चुअल साइंस के लिए बुक है। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ये सोशल साइंस के लिए है। और कुशल या कौशल बोध आप कह सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करता है। इन फ्रेमवर्क से तुरंत फेमिलियर हो जाइए। ये सारी चीज़ें आपके CBSE साइट पे ई-बुक जो पोर्टल है वहाँ मिलेंगी। NCERT बुक साइट जो है उस पर भी मिल सकती है, और भी आप अभी सब जगह अपलोड की जा रही है, जो दीक्षा ऐप है, और आगे मैं इसके बारे में आपको और डिटेल बताऊंगी। डिज़ाइनिंग द क्लासरूम एक्सपीरियंस, आपके इंस्ट्रक्शनल जो डिलीवरी में 4 कोर पेडागोजीज़ को होना ज़रूरी है। जो आप लेसन प्लान करेंगे उसमें 4 पेडागोजीज़ का होना ज़रूरी है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, AIL, इसको यूज़ करते हैं क्रॉस करिकुलर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, मेंटल वेलबींग, और दूसरा जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग है, कंबाइनिंग फेस टू फेस इंट्रैक्शन विद डिजिटल टूल्स टू कैटर टू डाइवर्स लर्निंग। इसमें क्या है कि ब्लेंडेड लर्निंग जो होती है फेस टू फेस टीचिंग भी है
और डिजिटल टूल्स को पेयर किया जाता है सेल्फ पेसिंग के लिए। नेक्स्ट है टॉय बेस्ड पेडागोजी। टॉय बेस्ड पेडागोजी अर्ली कॉग्निटिव स्किल को बिल्ड करती है। आपने सुना होगा जादुई पिटारा, जिसमें बहुत सारे टॉय बेस्ड टीचिंग एड्स होते हैं जिनके थ्रू हम बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज में बताते हैं, जिससे कि उनकी कॉग्निटिव स्किल बिल्ड की जा सके। स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग काम करती है एक शेयर्ड इंक्वायरी अप्रोच की तरह। इन चारों का यूज़ ज़रूर कीजिए अपने क्लासरूम में। अल्ट्रा बोल्ड लेसन प्लानिंग, द बैकवर्ड डिज़ाइन वर्क फ्लो। चैप्टर के पहले पेज से प्लानिंग करना बंद कर दीजिए। यहाँ पे देखिए एक नया सिस्टम बताया जा रहा है। बैकवर्ड डिज़ाइन कीजिए। स्टेप 1 जो है आपका होना चाहिए मेजरेबल ऑब्जेक्टिव वर्ब्स डिफाइन कीजिए। स्टेप 1 में मेजरेबल ऑब्जेक्टिव वर्ब जो है उनको डिफाइन करना है। स्टेप 2 मेन एक्टिविटी से पहले फॉर्मेटिव चेक्स और असेसमेंट मैप आउट कीजिए। स्टेप 3 एक 5 to 10 मिनट्स स्टार्टर से क्यूरियोसिटी स्पार्क करना है। स्टेप 4 एक्टिव मेन टास्क रन कीजिए। और स्टेप 5 पे आपका जो टारगेट होगा ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए। डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन के साथ रैप अप कीजिए। मतलब वहाँ तक आपको अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना चाहिए। बैकवर्ड साइड से आपको चलना है। तो ये है एक बैकवर्ड डिज़ाइन वर्क फ्लो ऑफ योर लेसन प्लान। एनाटॉमी ऑफ सीबीई लेसन प्लान। अब सीबीई बेस्ड जो लेसन प्लान आजकल बनाने को कहा जाता है, उसमें देखिए क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्लास 8th का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन द प्रोसेस, आइडेंटिफाई रॉ मटेरियल्स। फिर स्टार्टर में आप छोटे छोटे क्यूरियोसिटी बेस्ड जो है क्वेश्चन है। शो अ टाइम लैप्स ऑफ अ प्लांट ग्रोथ, आस्क व्हाट हेल्प्स दिस हैपन। मेन एक्टिविटी टीचर परफॉर्म्स starch test, iodine demo, group list raw material and draw label diagram. And then assessment, exit ticket, name one product and one raw material. तो इस तरह से एग्जिट टिकट है। सबसे क्रूशियल पार्ट है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। चिल्ड्रन शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट। जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें सेंटेंस स्टार्टर दीजिए और एक्सटेंशन के लिए वेरिएबल इम्पैक्ट क्वेश्चन पूछिए। The assessment shift, traditional exam versus SAFL, SAFAL. असेसमेंट फंडामेंटली बदल रहे हैं। ट्रेडिशनल एग्ज़ाम हाई स्टेक्स होते हैं, डाटा पुअर होते हैं और सिर्फ रैंकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो पहले किया जाता था। पहले क्या होता था, टेस्ट होता था, मैंने पहले बताया कि उसमें होता था व्हाट स्टूडेंट्स नो, उनके नॉलेज को चेक किया जाता था। दूसरा हाई स्टेक्स क्रिएट्स एग्जामिनेशन। अब बच्चों को याद नहीं होता था। अभी भी जो आप सुनते होंगे कि बच्चे पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में फिर ब्लैंक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि वो रोट लर्निंग होती है। सॉर्टिंग एंड रैंकिंग स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद बच्चों को उसी मार्क्स के बेसिस पे, उनके नॉलेज के बेसिस पे मार्क्स मिलते थे और फिर रैंकिंग की जाती थी और वो रिपोर्ट कार्ड में करके उसके बेसिस पे ग्रेड दे दिया जाता था। तो इससे टीचर को मतलब आसान ही था करना उनके लिए। लेकिन अब जो है सफल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। कोर कॉम्पिटेंसीज पर ये फोकस करता है, इवेलुएट करता है और स्किल एप्लीकेशन, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू विद व्हाट दे नो। दोनों चीज़ें कि कितना वो जानते हैं और उसके साथ कितना वो अप्लाई कर सकते हैं, उस पर इवेलुएशन किया जा रहा है। लो स्टेक्स, कुछ लर्न करना नहीं, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग अगर उन्होंने सीखा है तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको वो दिमाग में फिक्स हो जाता है। रिजल्ट्स डू नॉट अफेक्ट प्रमोशन और ब्रॉड एलिजिबिलिटी। आइडेंटिफाइंग सिस्टमेटिक स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड इन्फॉर्मिंग पेडागोजिकल डिसीजन। इसमें क्या होता है कि पेडागोजिकल गैप को आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चा अगर नॉलेज है पर अप्लाई करने में कहाँ मुश्किलें आ रही हैं उससे, तो इससे पता चलता है और फिर डायग्नोस्टिक जो डेटा होता है उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है बच्चे को।
प्रोवाइड्स डायग्नोस्टिक डाटा इनेबलिंग पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन एंड टारगेटेड इंटरवेंशन। जहाँ ज़रूरत है वहाँ इंटरफेयर करके बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है HPC। HPC क्या है? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, रिपोर्ट कार्ड जो हम बनाते हैं बच्चों का। होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक का मतलब ही है ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो बच्चे को ओवरऑल पूरा मेजर करता है, नॉट ओनली देयर नॉलेज। इसमें 5 डोमेन्स हैं: फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो पुराना रिपोर्ट कार्ड आउटडेटेड हो चुका है, अब एंट्री हुई है इस नए HPC की। ये फाउंडेशनल स्टेज के 5 मेन जो डोमेन्स हैं वो बच्चों का के हर बच्चे का ये 5 मेन डोमेन्स को ट्रैक करता है। अब आप सिर्फ एकेडमिक्स को ग्रेड नहीं कर रहे हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज एक्विजिशन पर ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उन्हें डॉक्यूमेंटेट करना होगा। फिर उनको उसके हिसाब से आप HPC पे एंटर करेंगे। मैनेजिंग द HPC इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर चाहिए। प्रिंसिपल्स को एक ऐसा टीचिंग और लर्निंग पर फोकस करें और स्टेक होल्डर्स को HPC की इम्पोर्टेंस समझनी होगी। टीचर्स आपको अपनी ऑटोनॉमी का यूज़ करके कंटेंट प्लान करना होगा, लर्निंग के एविडेंसेस को एनालाइज करना है, पोर्टफोलियो मेंटेन करना है और पेरेंट्स को एक क्लियर फीडबैक देना होगा। तो प्रिंसिपल का रोल, टीचर का रोल दोनों का इसमें है। प्रिंसिपल को फिर से बता रही हूँ, एक कल्चरल एम्पावरिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा जहाँ पे टीचिंग एंड लर्निंग को फोकस किया जा सके। दूसरा प्रिंसिपल का जो रोल होगा, एंगेज एंड एडवोकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ HPC टू द मैनेजमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। इन सबको ये प्रिंसिपल को बताना होगा कि इस तरह के रिपोर्ट कार्ड की वैल्यू क्या है, क्यों इसे करना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में जो रिपोर्ट कार्ड हैं, पेरेंट्स और मैनेजमेंट उनको वही समझ आता है, तो उनको भी इसके लिए कन्विंस करना होगा। और टीचर का रोल है कि सारे जो पेडागॉजिकल डोमेन्स हैं उनको कवर करना है, उनको मॉनिटर करते रहना है, एलिसिट एंड एनालाइज द एविडेंस ऑफ चाइल्ड लर्निंग। बच्चे को, क्योंकि अगर बच्चे के बारे में आप HPC में मेंशन कर रहे हैं कि द चाइल्ड इज़ गुड इन लैंग्वेज, तो उसके एविडेंस क्या है ये भी आपको अपने पास रखना होगा। पेरेंट्स में आस्क, एनीबडी विल आस्क ऑन व्हाट ग्राउंड यू आर सेइंग, टेक पिक्चर्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड सेव देम। सो दीज आर द प्रूफ थ्रू विच यू कैन टेल द मैनेजमेंट, टेल द पेरेंट्स, टेल anyone who asks you. Ask a student to save their art and craft work. बच्चों के ये सारी चीज़ों को संभालना होगा। Periodically take feedback from parents and patiently explain policy framework. Periodically मतलब जैसे periodical test होते थे, तो जब आप पेरेंट्स को बुलाते हैं PTM में तो उनके भी फीडबैक लीजिए, बिकॉज पेरेंट्स जो है वो बताएंगे कि आपका जो असेसमेंट है और उनका उसमें कितने सिमिलैरिटीज़ हैं, कहाँ बच्चा लैग कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज अब जो न्यू NEP 2020 है उसमें पेरेंट्स का रोल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। द एजुकेटर्स ग्रोथ, एजुकेटर्स की ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने क्लासरूम को CBE बेस्ड बना सकेंगे। इसके लिए 50 आवर्स CPD मैंडेटरी बताया गया है। CBSE की तरफ से ये कहा गया है कि हर टीचर को 50 आवर्स CPD मैंडेटरी है। CPD मतलब कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना है। इसका पेसिंग सिस्टम कहता है कि हर क्वार्टर में कम से कम 12 आवर्स पूरा करने हैं। अपने घंटे फोकस कीजिए। टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन, ब्लेंडिंग लर्निंग, इंक्लूसिव क्लासरूम, पेडागॉजिकल लीडरशिप और इंडियन वैल्यूज़, ये फोकस एरियाज़ हैं जिन पे आपको अपने आप को अपडेट करना है। और जो 50 आवर्स का CPD है उसको, वो टारगेट है, उसे कंप्लीट करना है। फुलफिलिंग योर आवर्स द कैफेटेरिया अप्रोच। अब इसे करें कैसे, ये आवर्स आप कैसे पूरा करेंगे, ये सवाल आएगा। इसके लिए यूज़ कीजिए कैफेटेरिया अप्रोच। क्या है ये? ऑप्शन 1 है फेस टू फेस वर्कशॉप।
मतलब क्लस्टर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग वर्कशॉप होनी चाहिए। नीड बेस्ड इंटरेक्टिव वर्कशॉप बेस्ड विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस। दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन एंड डिस्टेंस कोर्सेज, शॉर्ट टर्म मॉड्यूल्स प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी टू लर्न एनी टाइम। शॉर्ट कोर्सेज होने चाहिए, शॉर्ट टाइम मॉड्यूल्स, उनको भी कंप्लीट कीजिए, कहीं से भी ऑनलाइन आप कर सकते हैं। लिंक टू स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स एंड सब्जेक्ट्स। ऑप्शन 3 प्रोफेशनल एक्टिविटीज़, जैसे ई कंटेंट मॉड्यूल डेवलप करना, पेपर पब्लिश करना या नेशनल लेवल पर प्रेजेंटेशन देना। तो ये सब का टाइम शेड्यूल दिया हुआ है। ई कंटेंट 12 आवर्स, लोकल रीजनल पेपर पब्लिकेशन 3 आवर्स, नेशनल लेवल पेपर प्रेजेंटेशन 6 आवर्स। डिजिटल ग्रोथ इकोसिस्टम, अब इसको डिजिटल ग्रोथ जो है वो हम कहाँ से करें, कैसे अपने आप को कनेक्ट करें, इसके लिए आपके पास 2 साइट हैं, दीक्षा एंड स्वयं। दीक्षा जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अब जो सीबीई क्लासरूम है उसमें नॉलेज के साथ साथ मीन्स व्हाट चाइल्ड नो, व्हाट चाइल्ड कैन डू, दोनों को कंबाइन किया जा रहा है। तो दीक्षा इज़ मेंट फॉर नॉलेज शेयरिंग। दीक्षा ऐप है, आप अपने फ़ोन में भी डाल सकते हैं, कहीं भी बैठे बैठे जब भी आपको टाइम मिले, उसमें भी कोर्सेज हैं जो आप कंप्लीट कर सकते हैं। पेडागोजिकल रिसोर्सेज भी उसमें आपको मिलेंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक मटेरियल्स मिलेंगे। स्वयं जो है वो वेब एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए है, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज अक्रॉस अ वाइड एरे ऑफ सब्जेक्ट्स। इन दोनों प्लेटफॉर्म को यूज़ करके फ्लिप्ड क्लासरूम और ब्लेंडेड लर्निंग को मास्टर कीजिए। ब्लेंडेड लर्निंग का ज़माना आ गया है। बिल्डिंग योर ई पोर्टफोलियो, साथ ही साथ बच्चों का पोर्टफोलियो तो आप रखेंगे ही, इसके साथ अपना पोर्टफोलियो भी मेंटेन करना है आपको। आप जो भी आवर कंप्लीट करते हैं उसे अपने ई पोर्टफोलियो में कैटलॉग करना होगा। अपना एक ई पोर्टफोलियो बनाइए, इसमें आपके सर्टिफिकेट्स, आर्टिकल्स और पर्सनल नीड्स के एनालिसिस होंगे। क्यों? क्योंकि ये पोर्टफोलियो डायरेक्टली अथॉरिटीज़ एसेस करते हैं और ये लिंक्ड है आपके करियर मैनेजमेंट और प्रोग्रेशन में नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर के साथ। इसको अथॉरिटीज़ जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं और फिर जब कभी आपका जो इंस्पेक्शन होता है उसमें जो लोग आएंगे वो आपके इन चीज़ों को एसेस करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये साथ साथ चलते, ऐसे बस जिस तरह से आप लेसन प्लान बनाते थे साथ साथ आप अपना ई पोर्टफोलियो, जो भी आप वर्कशॉप अटेंड करते हैं, वेबिनार अटेंड करते हैं, जो भी आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए करते हैं, बस उसको इंक्लूड करना है, अपना एक ई पोर्टफोलियो बनाना है। द NEP 2020 इकोसिस्टम, हाउ इट ऑल कनेक्ट्स। तो अंत में टू कंक्लूड ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग मैंडेट्स नहीं हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। आपको लग रहा होगा कि ये एक काम बढ़ गया, ये हो गया, बट ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। आपको 15 आवर CPD का इनपुट जो है, जो आप 15 आवर्स CPD का इनपुट जो होगा वो आपको क्या है, एक तरह से वो इनपुट है जो क्लासरूम को चलाता है और बैकवर्ड डिज़ाइन के प्रोसेस को इससे निकलता है। जब आप ये करेंगे, जब आप अपनी क्लासरूम को बैकवर्ड डिज़ाइन करेंगे तो फिर क्या आएगा, बैकवर्ड डिज़ाइन का प्रोसेस के बाद क्या होगा, आउटपुट होगा। इससे निकलता है FLN मास्टरी और पॉजिटिव सफल। रिज़ल्ट का आउटपुट जो एंड में बनाएगा, असेसमेंट जो है वो आप एंड में करेंगे और इसके बाद 21st सेंचुरी के लर्नर का जो आउटकम होगा जिसको मेजर करता है HPC, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। एवरीथिंग कल्मिनेट्स इन द, ये सारी चीज़ें देखिए कनेक्टेड हैं जो आपको HPC में शो करना है। मेजरिंग अ जॉयफुल फुल्ली डेवलप्ड 21st सेंचुरी लर्नर। तो ये कोई अलग मैंडेट नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जो कि आपको एक अलग क्लासरूम में ट्रांसफॉर्म करेगा। इस तरह से आपका जो क्लासरूम होगा वो ट्रेडिशनल क्लासरूम से अलग होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्लासरूम में ट्रांजिशन करना अब चॉइस नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड है, स्टेटस बन गया है। अपने लेसन प्लान को अलाइन कीजिए, अपने CPD आवर्स को ट्रैक कीजिए और अपना फोकस कंटेंट पढ़ने से हटकर कैपेबिलिटी डेवलप करने पे शिफ्ट कीजिए।
अपने अगले प्लानिंग सेशन में ही ये चेंजेस इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसे ही डायरेक्ट एजुकेशनल स्ट्रैटेजीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।